हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे YouTube चैनल बायो क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू ऑडियो आर्टिकल देखेंगे जिसमें रसायन विज्ञान के कई सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सबों से आशा है कि जो सवाल हैं वो BPSC और UPSC में काफ़ी मददगार हैं, साथ साथ RRB और बहुत सारे जो PCS एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये मददगार है। SSC, RRB इन सब में, UP PCS इस सब में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम कई सारे सवालों को आज हल करते हैं इस पहले भाग में। तो पहला सवाल है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवोजियर। कि एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। द्रव्य की कितनी अधिकतम अवस्थाएं होती है? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर है वो मैक्सिमम कितने स्टेट में पाए जाते हैं? तो जो मैटर है वो मैक्सिमम 5 स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा जो प्लाज्मा है वो और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं होती है, 5 स्टेट्स होते हैं किसी भी द्रव्य के, मैटर के। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानते ही है। तो जो प्लाज्मा स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जो अवस्थाएं प्राप्त होती है पदार्थ की वो प्लाज्मा कहलाती है। और जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर प्राप्त होता है उसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है, लेकिन किसका मिश्रण है? तो हवा तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हवा है उसमें जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब तत्व है। और जो यौगिक है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये सब बहुत सारे यौगिक मिले होते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उस तत्व का किस तत्व के परमाणु भार से तुलना की जाती है। यानी कि जब हम किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करते हैं तो उस दौरान हम उस तत्व का किस दूसरे तत्व के साथ तुलना करते हैं। तो ये कार्बन है। चूंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है उसको, कार्बन 12 का जो एक भाग होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कार्बन 12 को से कंपेयर करते हैं किसी दूसरे का। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा? एक भारतीय ऋषि थे कणाद ने, जिसने सबसे पहले यह कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था सबसे पहले। किसी पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, एटॉमिक थ्योरी ऑफ किसी मैटर का। वो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? यानी कि कोई एटम जो है, कोई परमाणु जो है वह किस किस चीज के मिलने से बनता है, यानी कि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन होते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या यानी कि जो मास नंबर होता है किसके योग से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो किसी एटम में, किसी परमाणु में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है उस दोनों को जोड़ने से जो संख्या मिलती है वह उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, परमाणु का एक भाग है जो, या हम कह सकते हैं कि परमाणु का उप परमाणविक कण होता है, यानी कि परमाणु के अंदर पाया जाता है जो एक निगेटिव चार्ज कैरी करता है, यानी कि नकारात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कण बोसॉन का नाम किससे संबंधित है? बोसॉन का नाम एसन बोस से संबंधित है। बोसॉन का नाम एसन बोस से संबंधित है। किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? यानी कि किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उससे किस चीज़ का पता चलता है? तो एटम के एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन के नंबर का पता चलता है, या इलेक्ट्रॉन का नंबर भी पता चलता है, लेकिन जब एटम न्यूट्रल स्टेट में रहता है तब उसके एटॉमिक नंबर से हमको इलेक्ट्रॉन का भी पता चलता है। अन्यथा यदि एटम आयनिक रूप में रहे तो फिर उसका जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो नहीं पता चलता है। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड पर अल्फा पार्टिकल का मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सट्रैक्ट करा करके, जिसके कारण हम लोगों को परमाणु के नाभिक का खोज हुआ था। वो नाभिक के बारे में पता चला था, जो न्यूक्लियस होता है एटम का उसके बारे में पता चला था। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? उसको समस्थानिक कहते हैं, यानी कि आइसोटॉप्स कहते हैं। ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसे आइसोटॉप्स समस्थानिक कहते हैं। दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? दो परमाणुओं को यानी कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, दो एटम को हम कब आइसोटॉप कहेंगे? तो जब उनका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी कि जब एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग अलग होगा तो उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स का जो केमिकल नेचर होता है, रासायनिक गुण होता है, वो हमेशा समान होने चाहिए, यानी कि आइसोटॉप्स के जो गुण है वो समान होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम में नेचुरली कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, लेकिन उसके जो आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, उसमें 1 और 2 क्रमशः न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1 होता है उसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं। ऐसा हाइड्रोजन एटम जिसमें एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 होता है उसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और ऐसा हाइड्रोजन एटम
जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 होता है, उसको ट्राइटियम यानी कि T से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं। यही ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है DTO, जिसको भारी जल कहते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? केमिकल नेचर जो है किसी एलिमेंट का, वह किस चीज पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, यानी कि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर किसी भी एलिमेंट का केमिकल नेचर डिपेंड करता है। किसी एलिमेंट का केमिकल नेचर कैसा होगा, वह निर्भर करता है, वह डिपेंड करता है किस चीज पर, कि उस एलिमेंट के जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाला जो कक्षा है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियोधर्मी वस्तु यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको सीसा से बने हुए बर्तन में रखना चाहिए। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। बीटा किरण निगेटिव चार्ज होता है, अल्फा रे जो है वह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण, यानी कि अल्फा किरण जो है उसके पास न्यूनतम पारगम्य यानी कि वो सबसे कम ट्रेवल कर सकता है डिस्टेंस। अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। अल्फा पार्टिकल जो है वह एकदम हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके तरह का होता है, इसलिए हम लोग अल्फा पार्टिकल को कहते हैं कि वह He++ यानी कि हीलियम आयन के तरह वो उसका नेचर होता है। गामा रे किससे बनी होती है? गामा रे विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। गामा रे विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग जो है किस चीज के उम्र का निर्धारण के लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो जो जीवाश्म है, जो फॉसिल्स है, उस किसी भी तरह के फॉसिल्स हो गया, जो पुराना चीज है, बहुत पुराना, लाखों करोड़ों साल पुराना चीज, उसके एज निकालने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड का उपयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? यानी कि कार्बन डेटिंग मेथड में हम लोग कार्बन के कौन से आइसोटोप का यूज करते हैं? तो कार्बन का जो है C14 आइसोटोप, C14, उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, तो उसका उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड में। रक्त कैंसर, ल्यूकोमिया के रोकथाम के लिए किस आइसोटोप्स का यूज करते हैं? ब्लड कैंसर, यानी कि ब्लड कैंसर को ही ल्यूकोमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर में WBC का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए हम लोग फॉस्फोरस 32 नामक फॉस्फोरस का जो आइसोटोप है उसको हम लोग उपयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि कोबाल्ट 60 से गामा रे बाहर निकलता है, और इसीलिए उसकी मदद से हम लोग बहुत सारे तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया में से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? यानी कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है
जिससे जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेज है वो उत्पन्न होता है। विखंडन अभिक्रिया यानी कि जो फ्यूजन है जिसमें एटम टूटते हैं, उस दौरान सबसे ज़्यादा हानिकारक रेज बाहर निकलता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, इस चीज पर आधारित है। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो परमाणु बम बनता है, और जब वही कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से हम बिजली पैदा करते हैं। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम था? जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया था, जबकि फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया था। ये दोनों नाम उस परमाणु बम का कोड नेम था। लिटिल बॉय कम पावर का बम था, जबकि फैट मैन ज़्यादा पावर का बम था, इसलिए उसका ऐसा नाम दिया गया था। नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक पदार्थ या कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ उपयोग किया गया था? तो उस एटम बम को बनाने के लिए प्लूटोनियम का यूज किया गया था। ठीक, तो प्लूटोनियम जो है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी मदद से परमाणु बम बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? यानी कि सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होता है वह किस रिएक्शन के कारण प्राप्त होता है? तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक एटम टूटता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटे छोटे एटम्स जुड़ करके एक बड़ा एटम का निर्माण करता है। तो सूर्य से जो एनर्जी मिलता है, सूर्य से जो रोशनी मिलता है, सूर्य के पास जो इतना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है, उसका स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पर आधारित होता है। अब देखिए, जो परमाणु बम है वह न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? परमाणु रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर का निर्माण एनरिक फर्मी ने किया था। एनरिक फर्मी नामक वैज्ञानिक थे जिसने उसका निर्माण किया था न्यूक्लियर रिएक्टर का। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है? मंदक यानी कि जो न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो कर देता है, उस तरह का काम भारी जल यानी कि D2O और ग्रेफाइट, ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम करता है। और मंदक का जो काम है वो है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ताकि जो स्ट्राइक होता है, बम्बार्डिंग होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उस पर जो बम्बार्डिंग किया जाता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो वो कंट्रोल रहे ताकि बम के बदले हमको बिजली मिल सके। एक कंट्रोल्ड वे में एटम का न्यूक्लियस टूटता है, जिसके कारण हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होता है। तो ये इस चीज को कंट्रोल रखने के लिए हम लोग भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं।